आपका आपके अपने चैनल ज्ञानी एडू हब पे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने डे नंबर 2 क्लास 12 बिजनेस स्टडीज को। ठीक है, तो देखो बच्चों, उम्मीद है आप लोगों ने कल हमारी कल वाली मतलब डे 1 की आपने सारी वीडियोस देखी होंगी, आपको अच्छी लगेंगी वीडियोस। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने डे नंबर 2 में आगे के टॉपिक्स के साथ। देखो बच्चों, कल जो हमने बीएसटी की क्लास करी थी, तो बीएसटी की क्लास में हम लोगों ने कल क्या क्या पढ़ा? तो कल हम लोगों ने पढ़ा था मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मीनिंग के बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्या? फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। और आज की वीडियोस के साथ आपको और क्या क्या चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बच्चों? तो आज हम पढ़ लेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। फंक्शंस के बाद वी हैव टू स्टडी अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट और एम ऑफ मैनेजमेंट, और देन वी हैव टू स्टडी अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब आज की इस वीडियो के एंड होने तक आप सभी के सभी ये पांचों के पांचों टॉपिक के बारे में बिल्कुल कंप्लीटली सब कुछ जान चुके होंगे। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने नए किसके साथ? तो नए टॉपिक के साथ तो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई बच्चों, आज का टॉपिक हमारा जो है, आज की क्लास में हमने पढ़ना है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस का मतलब क्या होता है? तो फंक्शंस का मतलब होता है कि क्या क्या चीजें करते हैं। और मैनेजमेंट का मतलब तो पता ही आपको कि हमें खुद से नहीं करना, हमें अपना काम किसी और से करवाना है। तो जब भी हम अपने काम को किसी दूसरे बंदे से करवाते हैं, तो उसको करवाने के दौरान हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी? तो मतलब टेक्निकली स्पीकिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के फंक्शंस में हमें क्या क्या चीजें करना होता है। तो देखो भाई, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में हमें 5 फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। कितने फंक्शंस है बच्चों? 5 फंक्शंस है। कौन कौन से? हमारे 5 नहीं, सॉरी 6 फंक्शंस है। एक एक्स्ट्रा फंक्शंस भी हमने बताना जो इंपॉर्टेंट है। देखो, पहला फंक्शन हमारा क्या है? पहला फंक्शन हमारा है बच्चों प्लानिंग। क्या है? प्लानिंग। दूसरा फंक्शन हमारा क्या है? दूसरा फंक्शन है बच्चों ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के बाद तीसरा फंक्शन है हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग के बाद हमारा क्या है? डायरेक्टिंग। और डायरेक्टिंग के बाद अपने को पढ़ना है कौन से फंक्शन के बारे में? कंट्रोलिंग के बारे में। और कंट्रोलिंग के बाद आवर लास्ट फंक्शन एंड इंपॉर्टेंट फंक्शन व्हिच इज कोऑर्डिनेशन। तो देखो बच्चों, आज की जो आपकी ये क्लास होने वाली है, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो देखो फंक्शंस बहुत ही सिंपल तरीके से हमने समझना है। ठीक है, डीपली तो इन सभी के ऊपर एक एक चैप्टर बन रखा है। ये आपका चैप्टर 4 है, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 8। यहाँ पे हम इन्हें थोड़ा सा शॉर्ट्स में देखते हैं। देखो शॉर्ट में करते हैं। देखो सबसे पहले हमारा आता है कि सर ये प्लानिंग क्या होता है? तो भैया प्लानिंग मतलब योजना है। और योजना सुनते ही क्या आता है कि किसी भी योजना का मतलब क्या है? तो योजना का मतलब, प्लानिंग का मतलब से कुछ भी नहीं होता है। बस क्या होता है, एडवांस में किसी को भी सोचने लग जाओ, हो गया प्लानिंग। हम किसी भी चीज के बारे में अगर एडवांस में सोच रहे हैं तो हम क्या कह देते हैं कि भाई साहब बंदा प्लानिंग कर रहा है ना। तो प्लानिंग का मतलब सिंपल है, किसी भी चीज के बारे में थिंकिंग इन एडवांस इज कॉल्ड प्लानिंग। तो एडवांस में हम क्या क्या सोचते हैं? तो देखो प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि थिंकिंग इन एडवांस, हम एडवांस में सोचते हैं। क्या क्या चीजें सोचते हैं? तो हम सोचते हैं व्हाट इज टू बी डन, क्या काम करना है। व्हेन इट इज टू बी डन, कब करना है। व्हेन इट इज टू बी डन, कब करना है। ठीक है, और हाउ इट हैज टू बी डन, फॉर होम इट हैज टू बी डन। सब कुछ सोचना हमारा क्या कहलाता है? इसी चीज को हम कह देते हैं प्लानिंग। मतलब प्लानिंग क्या है? तो सर प्लानिंग कुछ भी नहीं है, एडवांस में कुछ भी सोचो प्लानिंग बन जाता है, सिंपल बात आती है। ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है? तो देखो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब कुछ नहीं है कि हमने जब भी प्लान किया, तो प्लान करने के दौरान हमने बहुत सारी चीजें सोचेंगे। जो सपोज दैट प्लान किया कि मेरा बर्थडे करना है, ठीक है, मेरा बर्थडे आप लोगों ने सेलिब्रेट करना है, तो आप सभी क्या करोगे? पार्टी ऑर्गेनाइज करोगे। और पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको क्या करना है? एक काम तो है नहीं, बहुत सारे काम है। डेकोरेशन, स्नैक्स, म्यूजिक पार्टी और वेलकमिंग, मतलब बहुत सारी चीजें होती है कि नहीं। तो क्या कह जाता है, ऑर्गेनाइजिंग में हम कुछ नहीं करते। ये ऐसा प्रोसेस जिसमें बस हमें क्या करना है, इस वाले प्रोसेस में हमें बस क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन, इसमें हमने काम जो भी हमने करने होते हैं, सभी कामों का हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं।
आइडेंटिफिकेशन करने के बाद जो जो काम एक जैसे होते हैं, मतलब आइडेंटिफिकेशन करके हम डिवाइड कर देते हैं काम को, डिवाइड द टास्क इन स्मॉल यूनिट, और स्मॉल यूनिट्स में टास्क को डालने के बाद एंड मेकिंग देयर ग्रुप, उनका हम ग्रुप बना देते हैं जिसको हम क्या कह देते हैं, डिपार्टमेंट वगैरह, और फिर वहां पे हम लोगों को जॉब कर देते हैं। मतलब क्या है कि मान लो मैंने अगर क्या कहते हैं मैंने अपनी एकेडमी खोली, तो भाई एकेडमी खोलने की प्लानिंग करी, प्लानिंग करने के बाद मैं सामान वामान सब कुछ लेके आ गया। अब वहाँ कैबिन तो बनाना पड़ेगा ना कि ये जूनियर कैटेगरी के बच्चे यहाँ पे आएंगे, सीनियर वाले बच्चे यहाँ पे आएंगे, ग्रेजुएशन वाले यहाँ पे आएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन वालों की क्लास यहाँ चलेगी, इनको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, वो सब्जेक्ट पढ़ाएगा। तो इस तरीके से हमें प्रॉपर मतलब जितने भी हमारे काम है, जितने भी हमारे टास्क हैं, सभी टास्क को हम पहचानते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उनका डिपार्टमेंट बना देते हैं। उसी को हम कह देते हैं क्या, उसी को हम कह देते हैं ऑर्गेनाइजिंग। बात आती है सर ये नेक्स्ट फंक्शन जो है स्टाफिंग क्या है। तो स्टाफ तो हम ऐसे सुनते थे, मतलब स्कूल में सुनने को मिलता था कि हाँ मतलब जैसे कोई बच्चा अगर किसी टीचर का कोई रिलेटिव अगर पढ़ रहा है तो वो कहता था कि मैं स्टाफ मेंबर टाइप समथिंग ऐसा कुछ सुनते थे। तो बच्चों देखो यहाँ पे भी सेम टू सेम वही है, ठीक है। देखो क्या है स्टाफिंग का मतलब हमारा क्या होता है, तो स्टाफिंग का मतलब कुछ भी नहीं है। स्टाफिंग का मतलब सिंपल है, ये हमारा दैट प्रोसेस, ये हमारा वो वाला प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में हम स्टाफ मतलब कंपनी के अंदर काम करने वाले जो लोग होते हैं ना, उनका प्रॉपर इंटरव्यू लेते हैं, चेक करते हैं हाँ भाई बंदे के अंदर एबिलिटी है कि नहीं। मतलब ऐसे किसी को तो नहीं लेगा। मान लो जो सपोज दैट कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे चैनल पे मतलब पढ़वाने के लिए मैं बीएसटी का दूसरा टीचर जो रखूंगा, तो टीचर को रखते टाइम उसके सर्वगुण संपन्न होने की चेकिंग की जाएगी ना भाई, मतलब प्रॉपर इंटरव्यू लिया जाएगा। तो स्टाफिंग वही प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हमें जितने भी लोग चाहिए होते हैं उन सभी लोगों को, मतलब जितनी भी पोजीशन खाली है, मतलब वहां जिसको भी हमें काम पे रखना है तो वहां हम लोगों को जॉब प्रोवाइड करते हैं। मतलब सिंपल है कि दैट प्रोसेस इन विच, जिस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं फाइंडिंग, हम फाइंड करते हैं मतलब ढूंढते हैं किसको, फाइंडिंग राइट पर्सन फॉर पर्टिकुलर जॉब, कि हमारे पास जितने भी काम है उन सभी काम को करने के लिए उन काम के हिसाब से जिसको भी उसके रिलेटेड क्वालिफिकेशन है, जो स्पेशलाइज्ड है, उस बंदे को ढूंढते हैं और वो बंदा क्या करता है फिर उसको हम वहां पे काम पे रख देते हैं, उसको हम कह देते हैं स्टाफिंग। फिर बात आती है डायरेक्टिंग क्या होता है सर। तो डायरेक्टिंग कुछ भी नहीं, डायरेक्टिंग हमारा वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, प्रोसेस इन विच वी हैव टू गिव डायरेक्शन। मतलब इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हमने लोगों को काम पे रख लिया, अब उन्हें ट्रेन करते बताते हैं कि भाई कंपनी में ये काम होता है, वो काम होता है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है, तुमने ऐसे काम करना है, वैसे काम करना है। कोई गलती कर दी तो उनको मतलब चेक करते रहना टाइम टू टाइम काम करने के दौरान, मतलब सुपरविजन करते रहना। फिर कोई गलती कर दी तो तुरंत उससे रिलेटेड उनको तुरंत ट्रेन कर देना, उनको मोटिवेट करते रहना काम के दौरान। मतलब कुल मिला के इन शॉर्ट भाषा अगर कहा जाए ना तो सिंपल है, डायरेक्टिंग मतलब डायरेक्शन, मतलब प्रोसेस इन विच वी गिव्स, हम क्या करते हैं डायरेक्शन देते हैं किसको, तो डायरेक्शन टू आवर एम्प्लॉइज, अपने एम्प्लॉइज लोगों को हम डायरेक्शन देते हैं। उसी स्टेप को हम कह देते हैं क्या, डायरेक्टिंग। अब देखो क्या आता है, बात आती है सर ये कंट्रोलिंग क्या होता है। तो कंट्रोलिंग मतलब कंट्रोल करना, और कंट्रोल करने के लिए क्या करना है भाई, जो सोचा था प्लानिंग में, हमने जो चीज सोची थी जिसके हिसाब से सब कुछ किया, उसी को चेक कर लो कि भाई हमने जो सोचा था वही हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो मजा ही मजा आ गया, नहीं हो रहा है तो फिर दोबारा कुछ ना कुछ चेंज करो है भाई। तो मतलब कंट्रोलिंग क्या है, तो ये प्रोसेस है जिसमें इन विच वी कंपेयर, हम कंपेयर करते हैं, किस चीज को कंपेयर करते हैं, आवर एक्चुअल परफॉर्मेंस, हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान्ड परफॉर्मेंस, कि भाई जो हम कर रहे हैं उसको हम अपने पिछले परफॉर्मेंस के साथ में लेकर के चलते हैं, देखते हैं कि भाई सब कुछ वैसा ही चल रहा है कि नहीं। अगर चल रहा है तो मजा ही मजा आ गया, नहीं चल रहा तो फिर क्या करो, उसको करेक्ट करो। मतलब इसमें हम बस कंपेयर करते हैं अपने आज की चीज को पिछले के साथ, और एंड टेक करेक्टिव डिसीजन, और फिर जो भी डिसीजन सही रहता है उस तरीके के डिसीजन को हम यहाँ पे ले लेते हैं, काम खत्म।
बात आती है कि सर ये कोऑर्डिनेशन क्या है, तो कोऑर्डिनेशन देखो, कोऑर्डिनेशन मतलब क्या है, तो कोऑर्डिनेशन को हमने पढ़ना है डिटेल में, ठीक है, कोऑर्डिनेशन को हमने पढ़ना है डिटेल में, ठीक है। तो इसको इस वजह से अभी के टाइम पे हम करेंगे थोड़ी देर के लिए स्किप, बिकॉज वी हैव टू जस्ट इस मतलब हमें स्टडी करनी है इसके बारे में बहुत ही ज्यादा ब्रॉड मैनर में। हमने पढ़ना है कोऑर्डिनेशन के बारे में, कोऑर्डिनेशन के फैक्टर्स के बारे में, कोऑर्डिनेशन जरूरी कहां होता है, कोऑर्डिनेशन से फायदा क्या होता है, सब कुछ पढ़ना है, ठीक। इन सब चीजों के बारे में आप पढ़ोगे आगे कैसे। ये आपका चैप्टर नंबर 4 है, ये आपका चैप्टर नंबर 5 है, ये आपका चैप्टर नंबर 6 है, और ये आपका चैप्टर नंबर 7, और फाइनली ये चैप्टर नंबर 8। तो ये आपको पढ़ना है आगे, पर इससे रिलेटेड आगे नहीं है, इसी चैप्टर में हमने पढ़ना है डिटेल में। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को पढ़ेंगे वीडियो के एंड में, ठीक है। वीडियो के एंड का मतलब कि जब आपके फर्स्ट चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा उस दिन हम करेंगे, ठीक है भाई। तो क्लियर सभी बच्चों को फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, कि भाई मैनेजमेंट को करने के पीछे का राज क्या है, क्यों मैनेजमेंट हम कर रहे हैं। तो देखो भाई, मैनेजमेंट अगर हम कर रहे हैं मतलब हमने अपने सभी काम बिल्कुल बढ़िया तरीके से किया, ठीक। अब मान लो मैंने अपनी एक छोटी सी दुकान खोली और उस दुकान को मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा हूं, तो क्या आएगा कि मैनेजमेंट अगर मैं कर रहा हूं तो जितने भी सारी की सारी एक्टिविटीज होंगी मेरे बिजनेस की, ऑल एक्टिविटीज वर परफॉर्म्ड परफेक्टली, कि भाई सारी की सारी एक्टिविटीज बिल्कुल परफेक्टली होंगी अगर मैं चीजें मैनेज करके चल रहा हूं तो। और अगर सभी की सभी चीजें परफेक्टली हो गई तो एवरीवन विल सेटिस्फाई, कि भाई हर कोई बंदा क्या होएगा वहां पे फिर सेटिस्फाई होगा, हर कोई खुश होएगा। मतलब अगर मेरी दुकान अच्छे से चल गई, भाई मैं भी खुश, मेरे घर वाले भी खुश, जितने लोग मेरे वहां काम करेंगे सब खुश। तो ऐसे ही कहा जाता है कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को टेक्निकली स्पीकिंग कि 3 उसमें डिवाइड किया गया, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स और सोशल ऑब्जेक्टिव्स। पहले हम स्टार्ट करेंगे किसके साथ, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या हैं। तो देखो भाई, मान लो मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो उस बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो बिजनेस खुद चाहता है अपने लिए, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो देखो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, सर्वाइवल। कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट किया जाता है तो उसका सबसे पहला गोल होता है कि वो मार्केट में सर्वाइव कर सके, मतलब साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल तक मार्केट में टिका रहे। ये ना हो कि आज दुकान खोली और कल ही बंद करनी पड़ जाए। तो पहला गोल क्या होता है, सर्वाइवल। दूसरा होता है ग्रोथ, कि भाई सिर्फ और सिर्फ टिक के नहीं रहना, हमें अपना साइज बढ़ाना है। वी मस्ट हैव टू इंक्रीज आवर ब्रांचेस बढ़ाओ, या दुकान पहले तुम्हारी 4x4 की दुकान थी, अब उसे 10x10 की कर दो, या तो उसका साइज वगैरह बढ़ा दो। तो ग्रोथ मतलब क्या कि साइज या फिर ब्रांच वगैरह में इंक्रीमेंट लाना। और तीसरा इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, वो सीधा होता है क्या भैया, प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि भाई साहब प्रॉफिट इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर प्रॉफिट नहीं हुआ ना तो ना सर्वाइवल हो रहा ना ग्रोथ। तो प्रॉफिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। क्यों, बिकॉज इफ वी आर गेटिंग प्रॉफिट देन वी कैन ऑल्सो, क्या कहते हैं उसको, जो हम खर्चे कर पाते हैं, अफोर्ड। हाँ, तो क्या कहते हैं कि अगर हमने प्रॉफिट अच्छा अर्न किया तो हम इजीली अफोर्ड कर पाएंगे किसे, अपने बिजनेस के सर्वाइवल को, और हो सकता है आने वाले टाइम में हम प्रॉफिट की मदद से ही अपना ग्रोथ भी कर सके। तो ये तो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है। बात आती है, मान लो तुम मेरे यहाँ जॉब अगर कर रहे हो तो भाई साहब मैंने मैनेजमेंट किया है, मतलब तुम बिल्कुल खुश हो मेरे बिजनेस में काम करने का। तुम खुश क्यों होगे, क्यों कि मैंने तुम्हें हर तरीके से सेटिस्फाई रखा है। जैसे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में आता है कि जितने भी बंदे काम करते हैं वहां पे वो कैसे सेटिस्फाई होते हैं। तो पहला गुड सैलरी, कि उनको सैलरी अच्छी दे दो, भाई साहब बिल्कुल सेटिस्फाइड रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, जब चाहे जब बुला लो हर वक्त काम करेंगे। मतलब क्या, अच्छी सैलरी होनी चाहिए। अगर किसी बंदे को सेटिस्फाई करना है तो उसे अच्छी सैलरी दो। अच्छा वर्किंग कंडीशन, मतलब फालतू की किचकिचबाजी नहीं, काम से काम, भैया काम के लिए बुलाया, काम करवाया, और मतलब फालतू का उसके ऊपर प्रेशर नहीं बना के रखने को, बिल्कुल मस्त तरीके से। जैसे
भी हम पढ़ रहे हैं ना बिल्कुल विदाउट प्रेशर कि भाई साहब हर चीज दिमाग में जा रही होगी तुम्हारे, तो उसी तरीके से मतलब अच्छा वर्किंग कंडीशन, अच्छा माहौल बना के रखो काम करवाने का। तीसरा हेल्थ और सिक्योरिटी नीड्स, मतलब कि अगर बाय चांस कभी उसकी तबीयत खराब हो गई तो चल भाई कोई बात नहीं, छुट्टी कर ले, दवा वगैरह के लिए दवाई वगैरह करवा ले, ठीक, उसके लिए हमने अपनी तरफ से उसे कुछ फंड इनिशिएट किए, ठीक, तो उससे उस बंदे को और सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि भाई साहब बहुत अच्छा बॉस है हमारा। फिर हमारा आता है पीर रिकॉग्नाइशन। क्या आता है? पीर रिकॉग्नाइशन। देखो पीर का मतलब क्या होता है, बच्चे अक्सर पीर में कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि सर ये पीर क्या होता है। तो पीर का मतलब होता है कि जो हमारे साथ के लोग हैं, मान लो मैं ज्ञानी एडु हब में अगर मैं पढ़ाता हूं तो मेरे साथ के और भी जो टीचर्स हैं, जैसे मान लो फिजिक्स वाले हो गए या क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स वाले हो गए, वो बात अलग है कि मैं ही हूं सब कुछ, पर जितने भी मेरे साथ के लोग हैं उन सभी के सभी लोगों में भी मुझे एक अलग रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। जैसे मान लो आप कहीं जॉब करने गए तो आपके डिपार्टमेंट के अलावा दूसरे डिपार्टमेंट का सेम पोजीशन वाला है, मान लो आपकी पूरी कंपनी के अंदर जितने भी लोग रहते हैं जो आपके साथ के हैं, मतलब साथ में ही आपके वो लोग भी उसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो उनसे एक रिकॉग्नाइजेशन मतलब एक रिस्पेक्ट टाइप, मतलब एंट्री करते ही और जी भैया क्या हाल है आपके, या फिर हेलो सर गुड मॉर्निंग, एनी काइंड ऑफ रिकॉग्नाइजेशन जो होती है वो अगर हमें मिले ना काम करने के साथ साथ। जैसे मान लो मैं पढ़ाने के लिए बच्चों को जाता हूं तो जाते ही सर बच्चे सारे के सारे खड़े हो जाते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर। तो इससे क्या होता है कि एक सेल्फ मोटिवेशन मिलता है कि भाई साहब हमारे काम की रिस्पेक्ट है। क्यों रिस्पेक्ट है? क्योंकि हम बढ़िया तरीके से अपना कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं। बात आती है उसके बाद क्या, तो देखो मतलब अगर हमें पर्सन को सेटिस्फाई रखना है तो अच्छी सैलरी कर दो, वर्किंग कंडीशन बढ़िया, हेल्थ सिक्योरिटी टाइम पे ध्यान देते रहो, पीर रिकॉग्निशन मतलब उनकी प्रॉपर रिस्पेक्ट होनी चाहिए कंपनी के अंदर। फिर आता है सोशल रिकॉग्निशन। सोशल रिकॉग्निशन मतलब क्या कि अगर उस बंदे को उस कंपनी के नाम से कंपनी के बाहर निकलने के बाद भी रिस्पेक्ट मिल रही है। फॉर एन एग्जांपल अगर कोई बंदा यूट्यूब में काम कर रहा है और भाई साहब जैसे वो बाहर निकलता है कोई भी पूछता है उससे कि हाँ जी आप कहाँ जॉब करते हैं, तो सर मैं यूट्यूब में, तो उसका एक अलग ही ओहदा बन जाता है सोसाइटी में, है कि नहीं? तो उसको हम कहते हैं सोशल रिकॉग्निशन। तो ये 5 हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स थे। अब बात आती है सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो देखो भाई सोशल ऑब्जेक्टिव सिंपल कि जो सोसाइटी को चाहिए होता है। मैंने दुकान खोली, मेरे आसपास के लोग क्या चाहेंगे? मेरे आसपास के लोग चाहेंगे कि भाई साहब इस दुकान पे हम जब भी जाएं तो बढ़िया तरीके से इज्जत से बातचीत हो, बढ़िया रिस्पेक्ट हमें मिले और हमारे जितने भी मतलब जो कुछ भी हमें सामान खरीदना बढ़िया क्वालिटी का सामान मिले, पैसे भी ज्यादा मतलब आलतू फालतू पैसे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल बढ़िया फेयर प्राइस होना चाहिए। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स में देखो क्या आता है, पहला गुड क्वालिटी की अच्छी क्वालिटी का सामान मिलना चाहिए। दूसरा नो मैल प्रैक्टिस मतलब किसी भी तरीके से कस्टमर का हमें बुद्धू नहीं बनाना। वी मस्ट हैव टू प्रोवाइड हिम दैट प्रोडक्ट विच ही वांट्स टू रिसीव, ठीक। उसके अलावा प्राइस अच्छा होना चाहिए, मतलब ये भी नहीं कि ना ज्यादा सस्ता ना ज्यादा महंगा, नॉर्मल प्राइस होना चाहिए। इसके अलावा सोसाइटी और ज्यादा खुश कब होती है जब आप उसी सोसाइटी में से किसी को अपने यहाँ जॉब भी दे देते हो, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने का काम। और फिर हमारा आता है वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, मतलब क्या, टाइम टू टाइम कभी कभार कोई भी चेंज आया नया, उस चेंज के बारे में लोगों को सिखाने लग गए, ट्रेनिंग देने लग गए, तो इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे हमारा देखो बच्चों सिलसिला खत्म होता है किस चीज का, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट का। हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा मैनेजमेंट क्या है, कुछ नहीं, प्रोसेस जिसके द्वारा काम कंप्लीट होता है, गोल्स अचीव हो जाते हैं। दूसरा हमने पढ़ा मैनेजमेंट के कैरेक्टर क्या है, तो हमने क्या पढ़ा कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, ग्रुप एक्टिविटी है, परवेसिव है, कॉन्टिन्यूअस है, इंटेंजिबल है, और इसके अलावा डायनामिक फंक्शन। एंड देन वी हैव स्टडीड अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मैनेजमेंट विच इज मल्टी डायमेंशनल, कि इसमें सिर्फ एक काम नहीं होता, बहुत सारे काम होते हैं, जैसे मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। और उसके बाद हमने अपनी इस वीडियो में क्या पढ़ा कि भाई मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखा जाए तो अलग ऑब्जेक्टिव्स है, पर्सन जो लोग काम कर रहे हैं उनके बेसिस पे देखा जाए तो उनकी अलग इच्छाएं होती है, और सोशल मतलब क्या, समाज की अलग इच्छाएं होती है। और जब हम इन सभी इच्छाओं को पूरा कर देते तो दैट इज कॉल्ड परफेक्ट मैनेजमेंट। दैट्स व्हाई दे वर कंसीडर्ड एज द ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स ऑफ मैनेजमेंट। हाँ जी बच्चों, तो देखो जैसा कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था किसके बारे में, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो ऑब्जेक्टिव्स में आप लोगों को क्लियर करवाया गया था क्या, ऑब्जेक्टिव्स में हमने पढ़ लिया किसके बारे में, तो हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या क्या हुआ करते थे। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़ा,
ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बाद हम लोगों ने पढ़ा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। आई होप कि आप सभी को पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो भी क्लियर हो गए। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के बाद हम लोगों ने पढ़ा था सोशल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, कि जो हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मैनेजमेंट के, वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर है। अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है अभी, उस टॉपिक का नाम बच्चों देखो क्या है, उसका नाम है इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। कि मतलब जो हमारा मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट का, हम मैनेजमेंट क्यों करते हैं भैया। तो देखो मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस को याद रखने के लिए मैंने आप लोगों के लिए क्या किया, एक कोड बना रखा है। ठीक है, देखो वो कोड हमारा क्या है, तो वो कोड हमारा है GDP डिपेंड अपॉन एफिशिएंट सोसाइटी। GDP डिपेंड्स अपॉन एफिशिएंट सोसाइटी। तो देखो GDP डिपेंड्स अपॉन एफिशिएंट सोसाइटी जो है, इस कोड को अगर आपने याद कर लिया, ये लाइन अगर आपको याद हो गई, तो आप ये समझ लो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट खत्म। ठीक है भाई, कैसे, तो देखो GDP डिपेंड्स अपॉन एफिशिएंट सोसाइटी, यहां से आपको कैसे याद हो जाएगा कि जो GDP हमारा है, GDP हमारे को सबसे पहले हेल्प करता है किस चीज में, GDP डिपेंड्स अपॉन, मतलब GDP जो हमारी है डिपेंड करती है सोसाइटी अच्छी है, मतलब एफिशिएंटली हम अपनी सभी एक्टिविटीज को कर रहे हैं तो GDP डेवलप होगा। ठीक, यहां से देखो कोड से हमें कैसे पता लगता है, हमारे GDP का सबसे वो इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि ये हमारे को हेल्प करता है किस चीज में, तो हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में हमारी मदद करता है, किसमें, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है। मतलब अगर मैनेजमेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे, सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रॉफिट, वी कैन अचीव ऑल ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स। तो GDP में G मतलब क्या है, यहाँ पे G मतलब आपने ध्यान रखना है बच्चों, गोल्स, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। D मतलब क्या है, तो D का मतलब होता है कि GDP हमारी हेल्प करता है किस चीज में, तो GDP हेल्प करता है हमारी किस में, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, कि जितने भी पर्सन हमारे साथ काम करते हैं उन सभी पर्सन्स का डेवलपमेंट होएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि हम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो क्या होएगा कि हम अपने जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग वगैरह देते रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनका डेवलपमेंट होना निश्चित है। P मतलब क्या है, P का मतलब यहाँ पे है कि ये क्या करता है, ये हमारी हेल्प करता है, हेल्प करता है किसमें, हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, कि ये हमें पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हमारी हेल्प करता है, हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। मतलब देखो G माने ग्रुप गोल्स, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो जाते हैं। D माने हर एक व्यक्ति का डेवलपमेंट होता है, क्यों, क्योंकि वो चेंजेस के हिसाब से अपने आप को चेंज करना, मतलब चेंज करना सीख जाता है, तो जाहिर सी बात है उसका डेवलपमेंट होना निश्चित है। तीसरा P मतलब क्या, कि अगर हमने मैनेजमेंट कर रखा है तो हमारे जितने भी पर्सन्स हमारे साथ काम करते हैं सभी के सभी बिल्कुल अच्छे तरीके से सेटिस्फाइड रहेंगे, मतलब उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स जो भी है वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हम इजीली अचीव कर सकते हैं। एफिशिएंट मतलब क्या है, तो हमारे जो एम्प्लॉयज हो जाते हैं, एम्प्लॉयज कैसे हो जाते हैं, एम्प्लॉयज हमारे एफिशिएंट एम्प्लॉयज हो जाते हैं। हमारे एफिशिएंट एम्प्लॉयज मतलब क्या, एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग मिलती है और उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। और सोसाइटी मतलब क्या है, तो सोसाइटी का मतलब है कि ये हमारी हेल्प करता है किस चीज में, हेल्प्स इन अचीविंग सोशल ऑब्जेक्टिव्स, कि हमारे को सोशल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में भी हमारी हेल्प करता है, क्योंकि मैनेजमेंट में हम हर चीज के ऊपर ध्यान देते हैं। तो देखो इंपॉर्टेंस यही आपका होता है क्लियर, कैसे इंपॉर्टेंस में G माने हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने में, D माने डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल में, P माने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी हमारे अचीव हो जाते हैं, E माने एफिशिएंट एम्प्लॉयज हमारे पास रहते हैं, ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है एम्प्लॉयज की। और लास्ट हमारा आता है क्या, कि हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स जितने भी होते हैं उनको भी अचीव करने में हमारी हेल्प करता है। तो देखो बच्चों आज की वीडियो में हम लोगों ने कुल मिला के क्या पढ़ा कि मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड
ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ग्रोथ, सर्वाइवल, प्रॉफिट, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, गुड वर्किंग कंडीशन, गुड वर्किंग सैलरी, और उसके बाद पीर रिकॉग्निशन, सोशल रिकॉग्निशन और हेल्थ एंड सिक्योरिटी। उसके बाद सोशल ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या क्या थे कि सोसाइटी में अच्छे रेट पे सामान प्रोवाइड करना, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, नो मेल प्रैक्टिसेस, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, और लास्ट हमारा था सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या कि हमें टाइम टू टाइम वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह भी अनाउंस करते रहना होता है, जिससे क्या होता है सोसाइटी पार्ट लेती है और सोसाइटी को एक तरीके का सेटिस्फैक्शन मिलता है। अब यहीं से हमारे जब ये ऑब्जेक्टिव्स है तो भैया मैनेजमेंट जो हमने किया क्यों किया, ताकि इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। दैट्स व्हाई इसका बताया गया जीडीपी डिपेंड्स ऑन एफिशिएंट सोसाइटी। कोड है जीडीपी में जी मतलब ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो जाते हैं, डी मतलब पर्संस का डेवलपमेंट, पी मतलब पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीटली अचीव कर लेते हैं, एफिशिएंट मतलब एम्प्लॉयज, हमारी एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और सोसाइटी मतलब सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करने में ये हमारी हेल्प करता है। तो इसी के साथ हमारा डे 2 का बिजनेस स्टडीज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के चैप्टर में हमने अपने ये पांचों के पांचों टॉपिक क्लियर कर लिए आज तक की क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आगे की चीजें जैसे नेचर ऑफ मैनेजमेंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट वगैरह वगैरह एंड दीज ऑल। तो आप सभी को अगर पूरी वीडियो में कोई भी दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट आई हो तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी हमने डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया है जहां आपको सभी के सभी नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, तो जल्दी से जाओ और टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन करो। थैंक यू, धन्यवाद।